आधुनिक दौर में युद्ध ताकत के साथ साथ तकनीक के दम पर लड़े जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, भविष्य की जो भी चुनौतियां हैं उसके लिए हिंदुस्तान स्वदेशी ड्रोन की फौज तैयार करने में तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। डीआरडीओ की तपस ड्रोन सुरक्षा की हर जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है। वायुसेना, नौसेना अब तपस ड्रोन को अपना सिपह सालार बनाने की तैयारी में है। सेना की जरूरतों के मुताबिक तपस को मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी अब आने वाले वक्त में हिंदुस्तान सुरक्षा तकनीक के हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बन जाएगा। स्वदेशी ड्रोन तपस की मदद से भारत की सैन्य ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। आधुनिक तकनीक पर सवार ये है हिंदुस्तान का नया ताकतवर हथियार। नाम है तपस BH-201 ड्रोन। तपस BH-201 यानी टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड होराइजन 201। भारत में निर्मित इस एडवांस ड्रोन के इस्तेमाल में देश की सेनाओं ने दिलचस्पी दिखाई है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तपस ड्रोन की क्षमताओं पर भरोसा करते हुए डीआरडीओ से इसे लेने में दिलचस्पी दिखाई है। अगर बात आगे बढ़ती है तो सभी तरह के आर्म्ड मिशन और निगरानी के लिए तपस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। डीआरडीओ भारतीय नौसेना को अंडमान और निकोबार द्वीप क्षेत्र में परीक्षण के लिए 2 तपस ड्रोन सौंपने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अगर ये परीक्षण सफल होते हैं तो 10 से 12 ड्रोन का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो वहीं भारतीय वायुसेना भी तपस के प्रदर्शन के आधार पर ऑर्डर करने का फैसला करेगी। भारतीय नौसेना अब खासतौर से डीआरडीओ के तपस ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहती है। अंडमान निकोबार में ऐसे 2 ड्रोन का ट्रायल किया जाएगा। तपस ड्रोन की खासियत की बात करें तो ये करीब 28,000 फीट की ऊंचाई तक वो उड़ान भर सकता है। काफी लंबे समय तक 8 से 10 घंटे ये निगरानी का काम कर सकता है। इसी तरह से भारतीय सेना की बात करें, चाहे लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों की बात करें, भारतीय वायुसेना की बात करें, उन्हें भारतीय वायुसेना भी डीआरडीओ के स्वदेशी तपस ड्रोन को लेना चाहती है। बता दें कि ये ड्रोन आसमान में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। ये तकनीक और सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। डीआरडीओ ने रक्षा क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तपस ड्रोन का निर्माण शुरू किया था। तपस BH-201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर ये 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्विलांस और अटैक कर सकता है। तपस ड्रोन की दूसरी खूबियों की बात करें तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। हिंदुस्तान का ये ड्रोन ट्रायल्स के दौरान कई बार अपनी ताकत साबित कर चुका है। 2022 में चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में तपस ड्रोन ने लगातार 18 घंटे उड़ान का फ्लाइट टेस्ट पास किया था। ये ताकतवर ड्रोन एक बार टारगेट को पहचानने के बाद बड़ी खामोशी से उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को इसके रडार दूर से ही पहचान लेते हैं। एक बार मिशन पर निकलने के बाद ये टारगेट को ध्वस्त कर बड़ी आसानी के साथ वापस लौट सकता है। यानी हिंदुस्तान का ये हवाई योद्धा आधुनिक तकनीक की मदद से पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने में सक्षम है। तपस ड्रोन यानी कि टैक्टिकल एरियल प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड होराइजन, ये डीआरडीओ इसको डेवलप कर रहा था। इसके जो ट्रायल्स हुए हैं 28,000 फीट तक ये जा सकता है और इसकी 18 घंटे तक इसकी उड़ान भर सकता है। जो भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स के जो रिक्वायरमेंट्स थे, मिनिमम 30,000 फुट तक इसको जाना था और 24 घंटे तक इसकी फ्लाइट होनी थी। तो डीआरडीओ इसको ट्वीक कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ इंडियन नेवी ने इसके अभी 2 डिमांड किए हैं ताकि वो ट्रायल्स कर पाए अंडमान निकोबार एरिया में, और साथ ही साथ एयरफोर्स भी इसको ट्रायल्स करेगा। और अगर ट्रायल सक्सेसफुल हुए तो नेवी जो है 10 या 12 ड्रोन्स का इसका ऑर्डर भी करेगा। आपको बता दें कि भारत का ये शानदार होममेड ड्रोन टर्की को हिंदुस्तान का करारा जवाब है। कुछ समय पहले रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हुए टर्की के खतरनाक बख्तियार TB2 ड्रोन की खासियत ने कई देशों को अपना कायल बनाया था। लिहाजा कई देशों ने इसकी खरीदारी में अपनी दिलचस्पी दिखाई। लेकिन तब टर्की ने भारत को अपना बख्तियार TB2 ड्रोन बेचने से इनकार कर दिया था। जबकि हिंदुस्तान पर पाकिस्तान को तवज्जो देते हुए टर्की ने उससे ड्रोन की डील कर ली थी। लेकिन भारत तो फिर भारत है और आज का भारत पाकिस्तान की तरह अपने हथियारों के लिए दुनिया के दूसरे देशों का मोहताज नहीं है। टर्की को यही जताते हुए भारत खुद तपस को तैयार करने में जुट गया था।
भारत ने तपस को न केवल तैयार किया बल्कि वक्त के साथ इसे और बेहतर और घातक बनाने में भी जुटा है। तपस BH-201 टर्की के TB2 ड्रोन से न सिर्फ लंबाई में बड़ा है बल्कि स्पीड में भी तेज है। इसके साथ ही भारत का तपस ड्रोन टर्की के ड्रोन से ज्यादा ऊंचाई पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की लेबोरेटरी तपस के डिजाइन और ऑपरेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने पर लगातार काम कर रहा है। वैसे तो तपस ड्रोन टर्की के बख्तियार TB2 ड्रोन का हिंदुस्तानी जवाब है, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने स्वदेशी ड्रोन से टर्की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को ये जता दिया है कि भारत अब अपने डिफेंस के लिए दुनिया की किसी महाशक्ति पर निर्भर नहीं है। इंडिजिनस ड्रोन्स हो जाने से बहुत भारत के फोर्सेस को सशक्तिकरण मिल जाती है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत हमको जो भी चीज मिलता है हम लोग को दूसरे कंट्रीज पे इस पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, और जो पूरे उसके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उस पे हम लोग की जो मजबूती और अपनी पकड़ रहती है, उससे भारतीय फोर्सेस की और सशक्तिकरण हो जाएगी। भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की फौज तैयार हो रही है। परीक्षण सफल रहते हैं तो भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। ड्रोन तकनीक में भारत के बढ़ते कदमों ने दुनिया को ये बता दिया है कि हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर कदम बढ़ा चुका है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने, आज ड्रोन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है। अजरबैजान अर्मीनिया युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन की जंग, हालात जैसे भी हो, ड्रोन ने अपनी मौजूदगी से ये एहसास करवा दिया है कि वो किसी भी युद्ध का पासा पलट सकता है। भविष्य की जरूरतों और सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए एक से बढ़कर एक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। मेड इन इंडिया तपस भी ऐसा ही कमाल का ड्रोन है। तपस ड्रोन में कई खूबियां हैं। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है और इसके पास सर्वेलेंस और अटैक की जबरदस्त ताकत है। तपस ड्रोन की लंबाई 31.2 फीट जबकि चौड़ाई 67.7 फीट है। देखिए, इसकी खासियत आपको बता रहे हैं तो ये भी बता देते हैं कि ये 350 किलो तक पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये उड़ सकता है। 28,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये आराम से उड़ सकता है। चित्रदुर्ग में हुए फ्लाइट टेस्ट में तपस ने ये साबित भी किया है। और देखिए, तपस ड्रोन एक बार में 1000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ये एक बार उड़ने के बाद लगातार 18 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। इसमें निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हैं। इंफ्रारेड कैमरा की मदद से ये रात में भी निगरानी करने में सक्षम है। देखिए, इसके अलावा तपस ड्रोन में थर्मल कैमरास भी लगाए गए हैं। ये लेजर तकनीक की मदद से टारगेट की सटीक पहचान कर लेता है। तो इतना कमाल का है ये स्वदेशी ड्रोन। तो देखिए, अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत वर्चुअली 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसके अलावा रेल से जुड़ी कुल 2300 करोड़ रुपए की राजस्थान की 8 परियोजनाओं को भी जनता को समर्पित किया। इनमें जयपुर में बना खातीपुरा रेलवे स्टेशन है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। खातीपुरा रेलवे स्टेशन को जयपुर के लिए एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है और ये टर्मिनल सुविधा से लैस है, जहां ट्रेनों की रवानगी और अंतिम स्टेशन के रूप में ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आजादी के बाद आज भारत के पास
ये स्वर्णिम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है जब वो 10 साल पहले की निराशा को छोड़कर अब पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। साथ ही 20 और 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जम्मू, राजकोट, भटिंडा, कल्याणी, मंगलागिरी और रायबरेली में 6 और एम्स राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। आज हरियाणा के लिए बेहद खास दिन रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज हरियाणा को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें गुरुग्राम मेट्रो भी शामिल होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र ज्योतिसर का उद्घाटन करेंगे। इसे 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये संग्रहालय 17 एकड़ में फैला हुआ है। कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर एक पवित्र स्थान है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। रेवाड़ी में बनने जा रहे एम्स को कई लिहाज से खास माना जा रहा है। इससे न केवल उत्तर भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि दिल्ली के एम्स पर दबाव भी कम होगा। आज से अगले 10 दिनों तक आपको ऐसी ही शानदार तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एम्स हैं। अगले 1.5 हफ्ते तक देश को ऐसे ही 7 शानदार एम्स के तोहफे दिए जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 20 और 25 फरवरी को बाकी 6 एम्स का उद्घाटन होगा। ये एम्स जम्मू, पंजाब के भटिंडा, यूपी के रायबरेली, गुजरात के राजकोट, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में एम्स का उद्घाटन 20 फरवरी को करेंगे। फिर 25 फरवरी को भटिंडा, राजकोट, कल्याणी, मंगलगिरी और रायबरेली एम्स का लोकार्पण होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान हजारों करोड़ की लागत से तैयार जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें जम्मू एम्स हॉस्पिटल, शाहपुर कंडी जो मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, देविका नदी का जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ साथ बड़े फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। उनका उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक इन 7 एम्स पर वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। रेवाड़ी में 203 एकड़ जमीन पर एम्स बनेगा, जहां 750 बेड की सुविधा होगी। साथ ही एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज और आयुष ब्लॉक रेवाड़ी में तैयार होगा। इसके अलावा वहां हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर भी बनाए जाएंगे। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22 एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितने वार लेवल पर काम चल रहा है। पार्किंग की काफी व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह इरेक्ट किया जा रहा है, स्टेज वगैरह बनाई जा रही है, एग्जीबिशन के लिए अलग से बनाया गया है, तो काफी काम तेजी से चल रहा है। एम्स की पहचान हर छोटी से गंभीर बीमारी तक के इलाज की रही है। इसके अलावा वो मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च को लेकर भी बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में मोदी सरकार की कोशिश इनका जाल देश के हर हिस्से में फैलाने का है, ताकि आम लोगों को इसका फायदा मिल सके। मिलन शर्मा, सुनील भट्ट और देशराज चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि यह देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है और यह हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू की जा रही है। ये सेवा प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत शुरू की जाएगी। इसके तहत बहुत जल्द ही ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। इसका मतलब ये कि एम्स के 150 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई दुर्घटना होती है या किसी भी तरह से इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो किसी भी बीमार व्यक्ति को तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। और हाँ, इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को दुर्गम पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पे
पहुंचाना सुनिश्चित हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हेलीकॉप्टर की असेंबलिंग अभी की जा रही है। देखिए, देश में वैसे तो प्राइवेट एयर एम्बुलेंस सेवाएं पहले से ही मौजूद हैं, पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन अब सरकार की ओर से आपात परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सुविधा मुहैया करवाने के लिए एक बड़ा HEMS नेटवर्क बनाने की तैयारी भी इसके साथ की जा रही है। पूरे देश में पहली हेम्स सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की सर्विस हम लोग उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, जहां एम्स ऋषिकेश में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा और 150 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी व्यक्ति हाईवे या कहीं भी अगर दुर्घटना हुई हो तो उसे तुरंत एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। हेलीकॉप्टर अभी पूरी असेंबली होकर सर्टिफिकेशन हो रही है और ये मेरे डैशबोर्ड पर है। ये आपकी चिंता नहीं रही, दोनों चीज ये मेरी चिंता रही, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और अब आपको ले चलते हैं हरियाणा वालों को डबल सौगात मिलने वाली है। आज प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखेंगे, वहीं प्रधानमंत्री गुरुग्राम मेट्रो विस्तार की नींव भी रखेंगे। हरियाणा को आज करीब 10,000 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। एम्स रेवाड़ी पे करीब 1650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये एम्स 203 एकड़ में बन रहा है। एम्स में मरीजों के लिए 750 बेड होंगे। इसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के 7 ICU स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। ओपीडी में रोजाना 1500 लोगों का इलाज होगा। वहीं गुरुग्राम वासियों को मेट्रो की सौगात भी मिलेगी। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की प्लानिंग है। इसके तहत सेक्टर 101 में मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए हरियाणा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन भी किया गया है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि साइबर सिटी तक मेट्रो आ जाने से लाखों लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल दिल्ली NCR से हर रोज लाखों लोग गुरुग्राम आते जाते हैं। इन लोगों को जाम से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो चलाने की योजना बनाई है। सरकार की इस योजना के तहत न्यू गुरुग्राम से ओल्ड गुरुग्राम को कैसे जोड़ा जाएगा, ये की ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो रूट तैयार किया जाएगा। गुरुग्राम का ये रूट 28.5 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। जबकि देखिए, इस रूट पर 27 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस मेट्रो रूट को रेलवे स्टेशन से भी जोड़ने की प्लानिंग है। इस योजना के अगले चरण में IGI एयरपोर्ट से भी जोड़ने की प्लानिंग कर ली गई है। यानी कहा जा सकता है कि न केवल ओल्ड सिटी में रहने वालों के लिए बल्कि हर रोज नोएडा, दिल्ली से जाने वाले लोगों के लिए भी ये गुड न्यूज है। और बड़ी बात इसमें यह है कि ट्रेन 27 ऐसे स्टेशन से गुजरने वाली है जहां ज्यादातर लोग जॉब के लिए दूर दराज से आते हैं। इस प्रोजेक्ट को अगले 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और चलिए आपको समझाते हैं कैसे होगा ये। इस प्रोजेक्ट के तहत सेक्टर 45 पर मेट्रो बनाई जा रही है। सेक्टर 45 से ये मेट्रो साइबर पार्क तक जाएगी। साइबर पार्क से सेक्टर 47 तक मेट्रो दौड़ेगी और फिर इस रूट पे सुभाष चौक मेट्रो स्टेशन है। देखिए, सुभाष चौक से सेक्टर 48 तक मेट्रो गुजरेगी। इसके बाद सेक्टर 72A मेट्रो स्टेशन तैयार किया जाएगा। सेक्टर 72A से मेट्रो हीरो होंडा चौक तक जाएगी और हीरो होंडा चौक से अगला स्टेशन उद्योग विहार फेज 6 का होगा। उद्योग विहार से मेट्रो सेक्टर 10 जाएगी। सेक्टर 10 से मेट्रो सेक्टर 37 जाएगी। जो गांव बसई सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार सेक्टर 3 होके हुए बजखेड़ा रोड तक मेट्रो दौड़ेगी और इसके बाद इस रूट पे पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार सेक्टर 23A, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5 और साइबर सिटी स्टेशन बनाए जाएंगे। राम मंदिर में राम लला तो विराजमान हो गए हैं। अब राम भक्त राम दरबार सजने का इंतजार कर रहे हैं। तो खुशखबरी ये है कि इस साल के आखिर तक मंदिर के दूसरे तल पर राम दरबार बनकर तैयार हो जाएगा। यानी नीचे राम लला होंगे तो ऊपर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान समेत पूरा राम दरबार सज जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य 3 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण का काम भूतल के निर्माण और गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ पूरा हो चुका है। साथ ही उम्मीद है कि दूसरे चरण में इसके ऊपर के तल का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और इसी में राम दरबार की स्थापना की जाएगी।
श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के निर्माण से जुड़े सभी काम अगले साल 2025 तक पूरे हो जाएंगे। इस तरह 3 तल का राम मंदिर बनकर तैयार होगा। साथ ही उसके चारों तरफ रामायण कालीन पात्रों के अन्य मंदिर भी बनाए जाएंगे। पिछले महीने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते 15 जनवरी से श्री राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य थम गए थे। ऐसे में निर्माण एजेंसी से जुड़े कामगारों और विशेषज्ञों को 1 महीने का अवकाश दे दिया गया था। अब 15 फरवरी यानी इसी बुधवार को ये सभी कामगार वापस श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने मंदिर के बाकी निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली से हैदराबाद तक रामलला के भक्तों का उत्साह आज भी चरम पर है। उत्तर से लेकर दक्षिण की आस्था के 2 रंग हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली से अयोध्या जाते हुए स्पेशल आस्था ट्रेन जय श्री राम की गूंज के साथ रवाना हुई और हैदराबाद से अयोध्या राम भक्तों के लिए श्री राम के नारों के साथ अन्न भेजा गया। जय जय श्री राम, जय करे वीर बजरंगी। श्री राम नाम की गूंज के साथ ये श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं। स्पेशल आस्था ट्रेन के जरिए इन सभी को दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस दौरान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिखा। अच्छा लग रहा है, श्री राम जी कलयुग में आए हैं अपना प्रचार करने के लिए कि मैं दुखियों को सुखी करने के लिए आया हूँ। इस कलयुग में आए हैं, कभी सतयुग में। 500 साल का जो हमारा वनवास था, वैसे तो 14 साल का वनवास था रामचंद्र जी का, 500 साल बाद ये सपना साकार हुआ है और इसका पूरा श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम देना चाहेंगे। इससे बड़ी किस्मत क्या होगी? अपने जन्म में वहाँ जा रहा हूँ मैंने जन्म इसलिए लिया है, अब उसके दर्शन करूँ। मैं 3 साल से जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं जा सका। आज मेरे को बुलाया है और आज मैं जा रहा हूँ। रामलला के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का एक रंग तेलंगाना के हैदराबाद में भी नजर आया, जहां से अयोध्या के लिए ट्रकों के जरिए अन्न भेजा गया। इस दौरान वहां जय श्री राम के जयकारे भी गूंजे। यहाँ की भाग्यनगर अयप्पा सेवा समिति 12 दिनों के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर हो या दक्षिण, श्रद्धालु अपने आराध्य के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सचिन तेंदुलकर, ये वो नाम है जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है। ये अपने दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। एक दिन पहले सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ ताज नगरी आगरा पहुंचे। वहां उन्होंने ताजमहल की सैर की और मुगल काल की इस ऐतिहासिक इमारत से जुड़े किस्से जाने। इस दौरान ताजमहल में मौजूद अपने फैंस के साथ भी सचिन ने मुलाकात की। एक तरफ है दुनिया के अजूबों में शुमार ताजमहल, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। गुरुवार को जब सचिन अपने परिवार के साथ ताज के दीदार के लिए पहुंचे, तो फैंस ने कुछ इसी अंदाज में उनका स्वागत किया। इस दौरान गोल्फ कोर्ट पर सवार सचिन ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उन्होंने कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर वहां मौजूद अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया। कुछ ही देर के लिए वहां ऐसा नजारा बन गया कि लोग ताजमहल को भूल सचिन के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेताब दिखे। फिर वहां मौजूद जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाकर सचिन और उनकी पत्नी को ताजमहल की सैर करवाई। इस दौरान सचिन और अंजलि ने ताजमहल के सामने फोटोशूट भी करवाया। फिर मास्टर ब्लास्टर ने ताजमहल की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और जवानों से हाथ मिलाया, साथ ही उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। इसके बाद सचिन अपने परिवार के साथ वहां से मुंबई रवाना हो गए। आगरा से अरविंद शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
बोलिविया में ला पास के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रोपवे पहाड़ों की रानी शिमला में बनने जा रही है। शिमला में करीब 14 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य अगले साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इस रोपवे में 13 बोर्डिंग और एक टर्निंग स्टेशन होगा। आसान भाषा में इसे मेट्रो ऑन द रोप भी कह सकते हैं, जिसमें राजधानी शिमला के आम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। पहाड़ों की रानी शिमला अपनी सुंदरता को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। जिस समय शिमला शहर का निर्माण हुआ था, उस समय किसी ने भी सोचा नहीं था कि आज शहर का हाल बेहाल उसकी ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से हो जाएगा। शहर की जनसंख्या तो बढ़ी ही है, टूरिस्ट के बढ़ने से शहर की हालत और खराब हो जाती है। ऐसे में एक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी जो जगह भी कम ले और लोगों की मुश्किलें भी दूर कर सके और जेब पर भी खर्च ज्यादा न आए। इसलिए शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखने के लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है और वो है रोपवे का, जो करीब 14 किलोमीटर का होगा। ये प्रोजेक्ट जो डीकंजेशन है शिमला की, उसके लिए बहुत सुचारू रूप से कार्य करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रोड से बेसिकली उठा करके आप नॉट ओनली टूरिस्ट, जो लोकल एम्प्लॉयज हैं जो डेली सुबह अपने ऑफिस जाएंगे, स्कूल वाले स्कूल के बच्चे जाएंगे, उनके लिए भी ये काफी सहूलियत प्रदान करेगा। और इसका जो किराया है लगभग जो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे बसेस, उससे कंपेरेबल होगा। इस परियोजना में शिमला की खूबसूरती भी बनी रहेगी और रोपवे का सफर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किफायती और सुरक्षित भी होगा। खास तौर पर जो आम लोग हैं और जो टूरिस्ट है, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से परेशान होते हैं, जिन्हें दो चार होना पड़ता है, उन्हें जरूर बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ साथ प्रकृति की सौंदर्यता भी कहीं ना कहीं वो निहार सकेंगे और सीधे तौर पर जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने में इस प्रोजेक्ट के जरिए है वो मदद मिलेगी। इस रोपवे परियोजना की लागत करीब 1600 करोड़ रुपए होगी। इसके निर्माण की शुरुआत सितंबर 2024 में होने की उम्मीद है और इसके 2029 में पूरा होने का अनुमान है। इस परियोजना में 3 लाइनें होंगी, मोनाल, देवदार और सेब। रोपवे के हर केबिन में 10 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। प्रति घंटे इसमें 3000 लोग सफर कर सकेंगे। यह परियोजना 76 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क को कवर करेगी, जबकि पूरे प्रोजेक्ट में करीब 9 हेक्टेयर जमीन ही इस्तेमाल होगी। इस प्रोजेक्ट में स्टेशन के पास पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। शिमला को इस परियोजना की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इससे एक तो शिमला की आबो हवा बरकरार रहेगी और ये आने वाले 40 साल तक ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रख सकेगी। ये टोटल प्रोजेक्ट जो होगा ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1555 करोड़, आप 1600 करोड़ का रखें, 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और ये नेक्स्ट 40 इयर्स, अगले 40 साल के लिए ट्रैफिक का लोड लेने के लिए सक्षम है। इस रोपवे की शुरुआत तारा देवी स्टेशन से होगी। इसमें 13 बोर्डिंग डिबोर्डिंग स्टेशन होंगे, जबकि एक स्टेशन टर्निंग स्टेशन होगा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, 2D कंडी पार्किंग, न्यू ISBT, रेलवे स्टेशन, ओल्ड ISBT, लिफ्ट पॉइंट, सचिवालय, नौबहार, संजौली, IGMHSC, आइस स्केटिंग रिंग, होटल सिसिल और विक्ट्री टनल पर टर्निंग स्टेशन होगा। फिलहाल इस परियोजना का ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण, जियो टेक्निकल सर्वे हो चुका है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जमीन अधिग्रहण का क्लियरेंस अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। ललित शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। महिलाओं के लिए घर की चौखट से निकल के पढ़ाई लिखाई और नौकरी करना कभी आसान नहीं रहता, खासकर शादी के बाद। लेकिन पंजाब के फाजिल्का में डॉक्टर शिल्पा ऐसी महिलाओं के लिए नजीर बन गई हैं। उन्होंने सिविल जज बनके अपने परिवार और इलाके का नाम रोशन किया है। इस बेटी को उसका परिवार सलाम कर रहा है। इस बहू को मालाएं पहनाई जा रही हैं, क्योंकि इस परिवार को अपनी बहू पर गर्व है। दरअसल पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली डॉक्टर शिल्पा जज बन गई हैं। इसके लिए उन्होंने PCS जुडिशियल की परीक्षा पास की। खास बात ये रही कि उन्होंने शादी के करीब 9 साल बाद ही मुकाम हासिल किया, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्से में भी सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने आज पंजाब जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मैंने सबसे पहले BDS की थी और फिर मैंने लॉ किया 2017 में। 2020 में मैंने लॉ पास आउट की विद फर्स्ट रैंक इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर दैट मैंने अपना तैयारी स्टार्ट की जुडिशरी की। डॉक्टर से जज बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, लेकिन शिल्पा ने हिम्मत नहीं हारी। इस सफलता के पीछे उनके परिवार का भी बड़ा हाथ रहा। बहुत ही ज्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है आज, जिन्होंने शब्दां ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਲਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 81 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। बताया जा रहा है कि शुरू से पढ़ाई में होशियार रही डॉक्टर शिल्पा हर परीक्षा में अव्वल रही। अब वो जज बनकर महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई हैं कि कैसे हम अपने सपनों और समाज के शिल्पकार बन सकते हैं। पंजाब के फाजिल्का से सुरेंद्र गोयल, गुड न्यूज टुडे।